हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से साउंड के इस पार्ट 2 की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग बेसिकली बचे हुए सारे टॉपिक को एक-एक करके पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपने पार्ट 1 की क्लास अच्छे से देख लिया होगा। आज इस पार्ट 2 की क्लास में बचे हुए जो टॉपिक हैं, जैसे कि मैं नाम आपको याद दिलाऊँ कि इंफ्रासोनिक वेव क्या होते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव क्या होते हैं, हियरिंग रेंज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सोनार टेक्नोलॉजी क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। और भी बहुत कुछ टॉपिक होंगे, तो एक-एक करके देखेंगे। आप बहुत ध्यान से किसी एक अच्छी जगह पे बैठ जाइए पेन पेपर लेकर के, ताकि सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाए। तो बिना किसी देरी के मैं आगे बढ़ता हूं। हमने लास्ट डे इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड पढ़ा ही दिया था आपको, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यदि आपने नहीं दिया है देखा है तो प्रीवियस वीडियो जाकर के चेक करो, आपको सारा मिल जाएगा। कॉज ऑफ साउंड प्रोडक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है ये भी मैंने बता दिया था। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड ये भी हो गया था। वेव क्या होता है, वेव कितने टाइप का होता है, जैसे कि ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ट्रांसवर्स वेव भी हमने आपको बता दिया था कि क्या होता है। क्रेस्ट और ट्रफ क्या होता है ये भी रिवीजन में हमने करा दिया था, बता दिया था। बाकी आप नोट से एक बार देख भी पाओगे, पढ़ भी पाओगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, इसमें डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मूवमेंट, ये सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, तो आज की टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, अब देखते हैं। स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है डिस्कशन का, वो होने वाला है मेरे भाई, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूं, अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है जाके देखिए, फिर वापस यहाँ आइए, ताकि आपको पूरा समझ में आए और अच्छे से आए। वरना बीच से आप एंट्री लेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है। और हाँ, एक चीज और, यदि पहली बार चैनल पे अवेलेबल है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। वैसे ये कहना थोड़ा फनी लगता है, पर अच्छी बात है, क्योंकि है तो बात सही। और आई विल मेक श्योर कि क्वालिटी अच्छी जाए आपके लिए। ठीक है ना, समझ में आए आपको। तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल में क्या डिफरेंस होता है, एक एक करके हम लोग लेके चलते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखो कि ट्रांसवर्स वेव में जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन था और डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मूवमेंट था, वो दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर थे। ये मैं पहले बता चुका हूं, इसलिए मैं शॉर्टकट में यहाँ ब्रीफली समझा रहा हूं। दोनों बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मूवमेंट ऑफ द मीडियम बोथ वर परपेंडिकुलर, जबकि लॉन्गिट्यूडनल में दे बोथ वर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। अच्छा, इसी को दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, जो मैंने यहाँ ग्राफ में मेंशन कर रखा है कि पार्टिकल्स मूव अप एंड डाउन। तो चाहे तो उसी फॉर्मेट में लिख दो, चाहे तो अगला पॉइंट बना के लिख दो। एक पॉइंट जो मैंने ये बताया ये लिख देना। ठीक है ना, मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, आप सुन करके नोट कर सकते हो। पॉइंट टू में ये बोल दो कि पार्टिकल मूवमेंट यहाँ पे अप एंड डाउन होता है। किसमें? ट्रांसवर्स में। जैसे देखो, यहाँ पे अगर ये पार्टिकल है, क्योंकि आपको पता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव होते हैं, वो वेव ऐसे बनते हैं, ऐसे ऐसे फॉर्मेशन होता है इसका। ठीक है, स्क्रीन पे देखना ध्यान से। और जो ट्रांसवर्स वेव होता है, इसका तो ये हो गया। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा उसका डायग्राम मैं यहाँ तो नहीं बना रहा हूँ, आपको मैंने ऐसे 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 बना के दिखाया था, जिसमें कहीं कहीं पे लाइनें पास पास होंगी, फिर दूर दूर होंगी, फिर लाइनें पास पास होंगी, फिर दूर दूर होंगी। ठीक है ना, तो यहाँ रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन ऐसे बनाया था, जिसका डायग्राम बेसिकली आप यहाँ देखो ज्यादा से समझ पाओगे। यहाँ पार्टिकल दूर दूर है इतने रेंज में, तो ये रेयर फ्रैक्शन। यहाँ पार्टिकल पास पास हो गए तो कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन। इस तरीके से ये बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पार्टिकल मूव बैक एंड फोर्थ, पार्टिकल जो होंगे वो आगे पीछे मूव करते हैं ऐसे। ठीक है, तो किसमें? लॉन्गिट्यूडनल में। जबकि ट्रांसवर्स में अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं पार्टिकल्स। तो ये हमारा दूसरा डिफरेंस हो सकता है। थर्ड डिफरेंस ये हो सकता है, जो आपको मेंशन करना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्रेस्ट कौन सा है? ये जो पॉइंट ऑफ हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट है उसे क्रेस्ट बोलते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट है इसे ट्रफ बोलते हैं। यानी पॉइंट ऑफ हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट अबव द मीन लाइन, ये जो लाइन है सीधी, इसे मीन लाइन बोलते हैं, पता ही होगा। तो इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसे क्रेस्ट बोलेंगे, और इसी लाइन के नीचे जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसे ट्रफ बोलेंगे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। बाकी कहीं देखोगे तो इससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कहीं और नहीं है। ठीक है ना, बिलो द प्रिंसिपल, बिलो द मीन लाइन। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल में क्या बताएंगे, वही थर्ड पॉइंट में हमें, इसमें ट्रांसवर्स में तो बता दिया कि एक क्रस्ट और ट्रफ बनेगा। लॉन्गिट्यूडनल में बता दो कि कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन बनेगा।
तो हमारा 3 पॉइंट क्लियर हो गया डिफरेंस का। फोर्थ पॉइंट अगर कोई पूछे कि डिफरेंस क्या है, तो आप बता दो एक एक एग्जांपल कि भाई ट्रांसवर्स वेव का सबसे अच्छा एग्जांपल लाइट वेव है और लॉन्गिट्यूडनल वेव का सबसे अच्छा एग्जांपल साउंड वेव है। तो एक एक एग्जांपल भी हमने दे दिया। इस तरीके से हम कई सारे डिफरेंस नोट कर सकते हैं। फिफ्थ भी कोई पूछे, वैसे 3 से 4 डिफरेंस बहुत ज़्यादा होते हैं एज पर द एग्जाम ट्रेंड और मार्क्स के अकॉर्डिंग, लेकिन फिफ्थ में अगर कोई पूछे तो दोनों का एक एक डायग्राम आप बना सकते हो और इस तरीके से आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम 2 मार्क्स में एग्जाम में आ सकता है। वैसे बहुत कम चांस है कि 3 मार्क्स में आए, तो 2 मार्क्स ही मान के चलिए, 2 मार्क्स में ही एग्जाम में आता है, तो आप कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना? इस चीज का आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। पिक्चर काफी अच्छा पिक्चर है, जो स्टूडेंट्स कॉर्नर्स की तरफ से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम का होगा। आप दोबारा इसको देख पाओगे, समझ पाओगे। इसी पिक्चर से ही आपको सारा याद हो जाएगा। क्यों, मानते हो कि नहीं? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब हमारा टॉपिक जो है वो डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो मैं अभी पढ़ाया हूँ, उसी का यहाँ पे मैंने दोबारा रख दिया है। बट सारे पॉइंट को मैंने यहाँ पे इनलिस्ट कर दिया। वहां तो पिक्टोरियल फॉर्मेट में मैंने समझा दिया, यहाँ पे सारे फॉर्मेट को मैंने इनलिस्ट कर दिया। आप में से यदि कोई ऐसा है जिसको लिखने में दिक्कत हुआ हो या ना लिख पाया हो, तो वहाँ तो वो बच्चा विशेषकर यहाँ से देख के छाप सकता है। फिलहाल मैं सजेस्ट करूंगा छापना नहीं मेरे भाई, समझना अच्छे से। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, मैं अगली वीडियो में अपडेट दे दूंगा आपको। ठीक है ना? डेफिनेटली आपने बेल आइकन प्रेस कर रखा होगा, कोई वीडियो जाएगा नोटिफिकेशन आएगा, क्लिक करके देखिएगा। वहां पे मैंने ये ट्रेंड बना रखा है कि प्रीवियस वीडियो का एक रिव्यू देता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ, और कोई क्वेश्चन बच्चा पूछता है तो उसका अपडेट दे देता हूँ। ठीक है ना? एक माध्यम है आपसे कनेक्ट होने का और आपको अच्छे से समझने का, समझाने का। मुझे अच्छा लगता है, आई डू इट। आपको कुछ ऐसा अच्छा लगे आप भी करिए, सीखिए, आगे बढ़िए। मेरे कंट्रीब्यूशन से अगर आपको थोड़ा सा हेल्प मिलता है तो आई वुड बी मच मोर हैप्पी, एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। होप यू अंडरस्टैंड। चलें, तो ये तो हो ही चुका है। अब अगला टॉपिक पे आते हैं, और अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। हेडिंग मेंशन कर सकते हैं आप अपनी कॉपी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। स्क्रीन पे जो कुछ भी लिखा है, इसको पढ़ने से पहले मैं समझाता हूं आपको, आप समझ लो, उसके बाद आप पढ़ना। मेरी बात समझ रहे हो ना? जब मैं आपको समझा दूंगा ना, तब जब आप पढ़ोगे और रिलेट करोगे तो चीजें बहुत अच्छी रहेंगी आपके लिए। आइए देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना? फिलहाल वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जाना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ये भी बात ध्यान रखना। ओके, तो एक मैं वेव बनाता हूं यहाँ पे, और ये है एक ट्रांसवर्स वेव। आप स्क्रीन पे देखना, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है? मेक श्योर कि आप ठीक जगह पे बैठे हो, ज्यादा हल्ला गुल्ला ना हो रहा हो, बातें ध्यान से सुन पा रहे हो आप मेरी। ठीक है ना? यहाँ पे जो होगा वो वेव डिस्टरबेंस होगा। शॉर्टकट में मैं WD लिख रहा हूँ, आप पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा। मेक श्योर ये एक टाइम होगा, टाइम लाइन होगा, तो टाइम के रिस्पेक्ट में वेव डिस्टरबेंस वर्सेस टाइम ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है। आपके पॉइंट के मुताबिक ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ये इसके रिस्पेक्टिव ट्रफ और क्रेस्ट है। पता तो चल ही गया होगा पहले से ही, क्रेस्ट है, क्रेस्ट है, क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, और इस तरीके से आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक है? हमारा सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, उस पहले कैरेक्टरिस्टिक का नाम है वेवलेंथ। क्या नाम है? वेवलेंथ है। बहुत ज़्यादा इसका डेफिनेशन होता है, 6 डेफिनेशन इसकी हैं वेवलेंथ की। मैं आपको एक-एक करके सब बताऊँगा, सब समझाऊँगा, और बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे ये एक पेन है, मान लीजिए ये एक पेन है ही, मानना क्या ये है ही। तो इस पेन की लेंथ को क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं पेन लेंथ। एक इंसान की लेंथ को या एक लड़के की लेंथ को बोल सकते हैं बॉय लेंथ। बॉय की लेंथ को बॉय लेंथ बोल दिया। पेन की लेंथ को पेन लेंथ बोल दिया। तो किसी वेव की लेंथ को क्या बोलेंगे? वेव लेंथ बोलेंगे, सिंपल भाषा में, छोटे बच्चों की भाषा में। तो नॉर्मली देखा जाए तो कोई पूछे कि वेवलेंथ क्या है, तो हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ वेव इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। लेकिन याद रहे, ये छोटे बच्चों के लेवल पे समझ में आता है ये डेफिनेशन। आप एज ए 9th क्लास स्टूडेंट इस बात को आंसर करेंगे तो ठीक नहीं होगा, है ना? मतलब वो अच्छा नहीं लगेगा। आपको थोड़ा और डेप्थ में जाना चाहिए, एक्सपेक्टेड भी है आपसे, क्योंकि आप 9th क्लास में हो, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, आपकी लेवलिटी बढ़ गई। आइए थोड़ा डेप्थ में समझते हैं कि वेवलेंथ क्या है। पर भूलिएगा नहीं, लेंथ ऑफ वेव ही वेवलेंथ होता है। अब आपको पता होगा कि जब भी हम किसी वेव की बात करते हैं, ठीक है ना, मैं कलर चेंज करके थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखना। जब भी हम किसी वेव की बात करते हैं तो वो वेव लेट्स से कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब ये वेव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे 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 गया होगा, यहाँ 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 ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर वापस यहाँ तक पहुंचा होगा।
तो वेव की यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये इसका अपर हाफ साइकिल है और ये जो है ये इसका लोअर हाफ साइकिल है। तो इन दोनों हाफ साइकिल को मिला के क्या बना, एक फुल साइकिल बना। तो चाहो तो ये बोल दो फुल साइकिल, क्या बोलेंगे, CYCLE साइकिल, या फिर आप बोल सकते हो ऑसिलेशन, ठीक है ना, ऑसिलेशन, स्पेलिंग चेक कर लेना गलत तो नहीं है, ठीक है ना, तो ऑसिलेशन बोल सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये, इसको हम ये बोल सकते हैं कि या तो ये वन कंप्लीट साइकिल है या फिर ये बोलो ये वन कंप्लीट ऑसिलेशन है, इतना बोल सकते हैं ना। अब आप अगर ध्यान से स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो वन कंप्लीट साइकिल या फिर वन कंप्लीट ऑसिलेशन में, देखना ध्यान से, वन कंप्लीट साइकिल और वन कंप्लीट ऑसिलेशन में, येलो कलर ठीक नहीं पड़ेगा, लेट मी चेंज द कलर वंस अगेन, ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन से विजिबिलिटी आएगी ना। हाँ, तो ये वन कंप्लीट साइकिल यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेव डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है ना, स्टार्ट टू एंड, यानी वन कंप्लीट साइकिल में, इसी को बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ है। और वेवलेंथ को डिनोट करते हैं बाई अ लेटर लाइक दिस। इस लेटर का नाम होता है लैम्डा। क्या नाम होता है, लैम्डा। और ये यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, बात समझ गए, ठीक है। तो मेरा डेफिनेशन क्या निकला, वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड एज वेवलेंथ, पहला डेफिनेशन साइकिल के टर्म्स में। या फिर आप दूसरा डेफिनेशन बना दो, वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में बोलोगे तो हम ऐसे कहेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन वन कंप्लीट साइकिल, या फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज वेवलेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय द लैम्डा। और क्योंकि ये वेवलेंथ है तो इसकी एसआई यूनिट मीटर होगी। इतनी बातें समझ में आ गई, ये हो गया वेवलेंथ। अभी लिखना नहीं, अभी खाली समझना। स्क्रीन पे सब कुछ मैंने पिक्टोरियल फॉर्मेट में मेंशन कर रखा है, आप पढ़ के समझ जाओगे और नोट भी कर लोगे, लेकिन जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले समझना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब ये तो दो डेफिनेशन बता दिया, एक और बात बताओ, आपको पता है कि ये जो वेवलेंथ है ये टोटल लैम्डा है, तो ये एक मैं डायग्राम बना के दूसरा समझाता हूँ, देखना ध्यान से, ठीक है ना। इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ये ऐसे बना रहा हूँ। तो आप देखो, अगर ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक लैम्डा था, ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक लैम्डा था, तो बताओ ये लैम्डा बाई 2 होगा कि नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसका हाफ हाफ साइकिल की लेंथ लैम्डा बाई 2 होगी, और रेस्ट हाफ की लेंथ क्या होगी, लैम्डा बाई 2 होगा, है कि नहीं। इसका मतलब लैम्डा जो है वो दो लैम्डा बाई 2 से मिलकर बना है, एक लैम्डा बाई 2 यहाँ से यहाँ तक, एक लैम्डा बाई 2 यहाँ से यहाँ तक। इसको भी तोड़ोगे तो एक टुकड़ा ये देखो बन गया, यानी कि केवल यहां से यहां तक की लेंथ को लैम्डा बाई 4 बोलेंगे। मैंने लैम्डा बाई 2 का हाफ किया तो वहां लैम्डा बाई 4, तो यहां मिलेगा भी लैम्डा बाई 4। अगर वहां लैम्डा बाई 4 तो याद करो यहां से यहां तक भी होगा लैम्डा बाई 4। अगर वहां लैम्डा बाई 4 तो यहां से यहां तक भी मिलेगा लैम्डा बाई 4, ठीक है ना। अब देखो हर एक टुकड़े पे लैम्डा बाई 4 मिल रहा है, यस और नो। तो वैसे ही मैं यहाँ पे भी अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, ऐसे डिवाइड कर दूं, तो हमें हर स्मॉल पार्ट विल बी बिहेविंग लाइक लैम्डा बाई 4। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारा का सारा लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4। और आपको देख के भी पता चल रहा होगा कि लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 चार बार ऐसे जोड़ो समझने के लिए बस, लैम्डा बाई 4, एक मिनट, क्या हो गया ये या तो फालतू में डूडलिंग हो गया। लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 और प्लस लैम्डा बाई 4, ऐसे चार बार जोड़ोगे तो क्या बनेगा, लैम्डा ही बनेगा। तो वही है कि अगर दो क्रेस्ट के बीच में देखो तो 1 2 3 4 आपको मिल गया, यानी कि चार टुकड़े मिले, हर टुकड़ा लैम्डा बाई 4, तो इसका मतलब चारों मिलके एक टोटल लैम्डा बनाएंगे। इसलिए एक नया डेफिनेशन निकल गया कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो भी लैम्डा के बराबर होगी। तो उसी तरीके से ट्रफ के लिए भी तो बन गया ना। देखो ट्रफ टू ट्रफ के बीच में देखो, एक ट्रफ का एक गैप, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, तो दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच में भी तो चार इक्वल टुकड़े मिले, और चार इक्वल टुकड़े यानी पार्ट की वैल्यू लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, यानी कि लैम्डा हो गया। तो इसका मतलब ये भी हमारा वेवलेंथ हो गया। तो यहाँ से हमें डेफिनेशन मिलने शुरू होंगे। क्या हमें डेफिनेशन ये मिला कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज वेवलेंथ, या फिर कह सकते हो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज आल्सो कॉल्ड एज
वेवलेंथ। इस तरीके से बहुत सारा डेफिनेशन बन सकता है जो कि आप कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रिस्पेक्ट में भी बना सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि आप क्रेस्ट को कंप्रेशन बोल दो, ट्रफ को रेयरफेक्शन बोल दो, तो दो डेफिनेशन और बन जाएंगे। इस तरीके से ये हो सकता है। फिलहाल आप कोई एक ही लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे एक मेंशन कर दिया है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ ऑफ द वेव इज कॉल्ड एज वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, ठीक है। तो अब मैं स्क्रीन से इसको मिटा रहा हूँ। उम्मीद है कि एक ये डेटा तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फिर से मैं वेव ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि बाकी पॉइंट्स को मैं समझा पाऊँ। तो ये मैंने वेव का फॉर्मेशन कर दिया इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ टाइम है, ये वेव डिस्टरबेंस है, पता तो होगा ही, ठीक है। अब अगला हमारा जो हेडिंग आता है या जो अगला हम लोगों का पॉइंट होता है, उस पॉइंट का क्या नाम है सोचिए जरा। फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को ऐसे ही समझो जैसे मान लीजिए कि आप घर में बैठे हुए हैं और आपने कुछ बदमाशी किया भयंकर, ठीक है ना। पापा आपके आए, आपके फादर आए और आपके पास पहुंच के और आपको उन्होंने 20 थप्पड़ मारा। कितना? 20 थप्पड़ मारा 1 सेकंड में। सोचना, थोड़ा डरावना है पर सोचना, 1 सेकंड में 20 थप्पड़ मारा। तो उन्होंने जो 1 सेकंड में थप्पड़ मारा ना 20, वही उनकी फ्रीक्वेंसी है। मतलब क्या हुआ? मतलब कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी वेव 1 सेकंड में जितना कंप्लीट कर रही है वही उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब फादर को रिप्लेस कर रहे हैं हम वेव से। अब समझो, कोई भी वेव 1 सेकंड में जितना कंप्लीट साइकिल बनाए, जैसे यहां से यहां तक मान लीजिए 1 कंप्लीट साइकिल, तो ये वो 1 साइकिल हो गया। यहां से यहां तक कितना हो गया? 2 साइकिल हो गया। तो मान लो कि आपने टाइमर ऑन किया, 1 सेकंड में ये जो वेव है केवल 2 बार कंप्लीट साइकिल बना पाई, तो वही उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 1 सेकंड में अगर वो 100 बार कंप्लीट साइकिल बनाती है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। समझ गए? इसीलिए हमारा डेफिनेशन बन गया कि टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन और साइकिल और वाइब्रेशन डन बाय द वेव इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। समझ गए? इट इज डिनोटेड बाय द लेटर। किस लेटर से इसको डिनोट करेंगे? एफ। या फिर कई बार इसको एन से, या फिर कई बार इसको न्यू से डिनोट करते हैं। ये तीन में से किसी से डिनोट करेंगे। हमारा प्रेफरेंस एफ की तरफ रहेगा। मन में अगर सवाल ये आया कि ये न्यू क्या होता है, ठीक है ना, तो न्यू एक अदर लैंग्वेज का लेटर है जो हम प्रेफर करते हैं, जैसे लैम्डा था वैसे ये भी है, जिसको हम प्रेफर करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन आपको इसको समझने के लिए ये समझो, जैसे यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी होता है। वी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी होता है। यही बी को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए ऐसे, तो वो न्यू हो जाएगा, ठीक है ना। अपर क्लासेस में न्यू को ज्यादा यूज करेंगे, पर अभी के लिए हम लोग न्यू नहीं करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि कई बच्चे न्यू और वी दोनों एक ही तरीके से बनाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा कि वो वी है कि न्यू है। इसीलिए सेफ साइड खेलते हुए आप एफ मानिए। एफ से फ्रीक्वेंसी और एफ लेटर भी है, सबसे अच्छा रहेगा समझना। डेफिनेशन मैंने यहाँ मेंशन किया है, आप पढ़ सकते हो। फिलहाल इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो हर्ट्स होती है, और इसे सेकेंड टू द पावर -1 में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब ये दोनों लगभग सेम है, लगभग क्या पूरे सेम है, ठीक है। तो ये भी दिमाग में आपके आ गया होगा। अब आता है अगला हेडिंग हमारा, क्या? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है कि जैसे मैंने कहा कि 1 सेकंड में कितने साइकिल बनने हैं, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, कितने साइकिल हो रहे हैं कंप्लीट। तो आपने कहा सर 2 साइकिल हो रहा है, तो वो फ्रीक्वेंसी हो गई। मैं ये पूछ रहा हूँ कि केवल और केवल 1 साइकिल को, यानी यहां से चल के यहां तक पहुंचने में टोटल कितना टाइम लगा होगा? जो टाइम लगा है ना, वही टाइम पीरियड है। तो हमारा डेफिनेशन क्या होगा? टोटल टाइम टेकन बाय द वेव इन वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है। टोटल टाइम टेकन बाय द वेव इन वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। दैट इज व्हाट रिटन ओवर हियर, वही यहाँ पे मैंने लिखा है। टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करेंगे बाय द लेटर कैपिटल टी, यहाँ पे मेंशन है, और इसका जो फार्मूला होता है लिख लीजिएगा कहीं पे, टी इक्वल टू 1/f होता है, या फिर कई जगह आपको देखने को मिलेगा f इक्वल टू 1/t। तो दोनों बातें एक ही हैं, आप समझ ही सकते हो। इसको वहाँ पे लिख लेना, बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। और टाइम पीरियड क्योंकि ये टाइम की बात कर रहा है तो इसकी एसआई यूनिट सेकंड ही होती है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, ये भी मेंशन कर लीजिए, ठीक है। फटाफट मेंशन करिए और बताइए आपको इतना समझ में आया या नहीं आया। अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताइए कि चीज़ें सर समझ में आ रही हैं बहुत अच्छी तरीके से। आपका कमेंट जब आता है ना तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन एक मिलता है कि हाँ इन्वॉल्वमेंट है, आपने देखा है। ऐसे तो आप देख लोगे, हमको मालूम भी नहीं चलेगा। आप अपना कमेंट में मेंशन करो, अपना नाम भी मेंशन करो, मुझे और अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये भी बताओ क्या कैसा लगा सेशन, क्या पसंद आया, और क्या चीज़ें हैं जो आपको और थोड़ी चाहिए कि मैं उस पर और एक्सप्लेनेशन दूँ।
तो बड़ा अच्छा रहेगा, एक टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऑनलाइन है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये तो मैं एक बैकअप दे रहा हूँ आपको, सपोर्ट दे रहा हूँ कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हेल्प कर सकूँ, ठीक है। बाकी तो ठीक है, अच्छी बात है, आपके पास बहुत सारा मीडियम माध्यम होगा पढ़ने का, एक माध्यम ये भी सही, सारे हेल्प में एक हेल्प ये भी सही, मज़ा आएगा, है ना। अगर किसी के भी काम आ जाए हमारा ये एफर्ट अच्छे से, तो उसके लिए तो बड़ा अच्छा होगा, और मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा फील होगा ये मालूम चलने पे कि मैं किसी के काम आया, वो भी इस लेवल पे, इस अच्छे नोबल वर्क में। चलिए फिलहाल अगला बढ़ते हैं, हम लोग अगले काम पे चलते हैं। तो हमारा वेवलेंथ भी हो गया, हमारा फ्रीक्वेंसी भी हो, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड हो गया। अगला आता है वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी का डेफिनेशन बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल है। यहाँ पे देखो, स्पीड एट विच द वेव प्रोपोगेट थ्रू द मीडियम इन लाइक पर सेकंड की बात करते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, वेव वेलोसिटी। इसको छोड़िए, मैं अपने स्टाइल में आपको बताता हूँ, वो सुनो। कोई पूछे, पहले तो मैं इसको मिटा दूं ना, थोड़ा सा स्पेस खाली हो जाएगा। मिट जाओ भाई, मिट जाओ। चलो सुनते रहो, ये अभी मिट नहीं रहा है, मिट जाएगा। 1 मिनट। हाँ, अब ये जाएगा, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए हमने ये बोला आपको कि वेव वेलोसिटी अगर समझनी है, तो वेव वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं बाय द लेटर बी। पहले तो ये समझिए, जैसे वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है। अच्छा, एक चीज आपको मैंने बताया था कि वेलोसिटी और स्पीड दो अलग अलग टर्म है, और स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन मैंने आपको ये भी बता रखा है, और नहीं पता है तो आपसे सुनो, कि जब कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वेलोसिटी और स्पीड भी सेम हो जाता है। क्यों, सही बात है कि नहीं। अब सवाल ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, तो वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाते हैं। और साउंड का सिचुएशन कुछ ऐसा ही होने वाला है। जब भी हम बात करेंगे तो हम स्ट्रेट पाथ फॉलो करेंगे, इसीलिए हम वेलोसिटी बोले या स्पीड, डिस्टेंस बोले या डिस्प्लेसमेंट, दोनों बातें सेम होंगे, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा और डरिएगा नहीं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि वेव वेलोसिटी क्या है, v इक्वल टू, तो वेव वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी का फार्मूला हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, या डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो बस वैसे यहाँ पे भी है, तो वेलोसिटी का फार्मूला होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, पर बॉडी ना बोल के हम वेव बोलेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेव वेलोसिटी। अब आप बताइए, वेव कौन सा डिस्टेंस कवर कर रहा था, वेव जो डिस्टेंस कवर कर रहा था उसे हम वेवलेंथ बोलते थे। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस का d है वो वेवलेंथ का लैम्डा से रिप्लेस हो जाएगा, और हमें नया फार्मूला मिल जाएगा v इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। समझ गए, यही है हमारा वेव वेलोसिटी। और इसकी एसआई यूनिट तो होती है मीटर पर सेकंड, सबको पता होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा ये भी एक पार्ट खत्म हो गया इनके साथ साथ, ठीक है। अब क्या आता है, अब आता है एम्पलीट्यूड। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, देखना ध्यान से। एम्पलीट्यूड क्या है, आपको ये डायग्राम में वेव दिख रहा है, ये वेव दिख रहा है, ये पूरा पूरा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, बाकी तो आप ग्राफ में चेक करना, ठीक है। इस इस वेव में अगर मैं इसकी बात करूँ, ऐसे ग्राफ बन रहा है, ठीक है ना। इस ग्राफ में जो ये पॉइंट था इसे क्रेस्ट बोलते हैं, ये जो पॉइंट था इसे ट्रफ बोलते हैं। तो किसी भी वेव में लुकिंग लाइक दिस वन, ये जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसे तो क्रेस्ट बोलते हैं, लेकिन इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का नाम एम्पलीट्यूड होता है। क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो ऊपर रहता है वही सेम टू सेम नीचे होगा, यानी इसे भी एम्पलीट्यूड ही बोलेंगे। तो हमारा डेफिनेशन क्या होगा, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डन बाय द पार्टिकल। ये पार्टिकल ही होंगे जो ऐसे से मूव करते गए होंगे, रास्ता फॉलो किए होंगे, ये सब पार्टिकल का ही रास्ता है, क्यों, उन्हीं का रास्ता है। तो हम वही बोलेंगे कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डन बाय द वेव पार्टिकल इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, ईदर अबव द मीन लाइन और बिलो द मीन लाइन, ठीक है ना। मेन लाइन कौन सा है, ये लाइन आपका मेन लाइन है, ये जो लाइन है ये मेन लाइन है। तो इसके ऊपर हो या नीचे हो, दोनों में ही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली जो लाइन होगी वो इंडिकेट करेगी उसके एम्पलीट्यूड को। और ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसलिए इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो उम्मीद है कि ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर है लेट मी नो, और सेशन पसंद आया हो डू लाइक एंड राइट प्रॉपरली इनटू योर कॉपी, ठीक है ना। समझ में आ गया, स्मैश द लाइक बटन, ये वाली कहानी है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं।
तो अब कहाँ चले हम लोग? अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पे। इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले लो, अपने फ़ोन में सेव कर लेना। फिलहाल अगला टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है। अब इसका सिंपली ऐसे समझिए कि अभी अभी आपने पढ़ा कि वेव वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा अपॉन टी होता है। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। तो v इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? v इक्वल टू 1 अपॉन टी और बाहर ऐसे लैम्डा लिख सकते हैं। ठीक है। अब आपको पता होगा, थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि F इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, टाइम पीरियड टी। वो अलग बात है, यहाँ कैपिटल टी लिखा हूँ मैं, यहाँ स्मॉल टी लिखा हूँ, दोनों यहाँ पे सेम ही होंगे, यहाँ घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसे बस रिप्रेजेंट मैंने स्मॉल टी से किया है, वो टाइम पीरियड ही। और आपने एक फार्मूला और पढ़ा होगा कि स्मॉल टी कैन बी रिटन एज 1 अपॉन एफ, ऐसे पढ़े होंगे। तो फिलहाल हमको तो ये वाला यूज करना है, 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी। तो इस 1 अपॉन टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ये वाला एफ ला के रख सकता हूँ। तो हमें फार्मूला मिल जाएगा v इक्वल टू एफ लैम्डा, और यही रिलेशन है जो आपको यहाँ पे डिराइव करना था, यानी दिखाना था। रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ जो कि ये है, फ्रीक्वेंसी ये है, और वेव वेलोसिटी ये है। तो तीनों लोगों में रिलेशन आपने स्टेब्लिश कर दिया। यही शॉर्ट एंड सिंपल काम करना था। इसी पे न्यूमेरिकल आता है मेरे भाई, ठीक है। एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, यही तो दो फार्मूला है जो इस चैप्टर में छोटे मोटे न्यूमेरिकल जो हैं उनको लगाने में आपको आपकी हेल्प होगी, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, बड़ा काम का आदमी है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल को हल्के में ले सकते हो फॉर अ व्हाइल, वैसे न्यूमेरिकल हल्के में लेने वाली चीज नहीं है, पर ठीक है, यू कैन टेक, ठीक है। आप मेहनत करोगे तो आपके लिए वो वैसा ही होगा, नहीं मेहनत करोगे तो हल्का न्यूमेरिकल भी आपके ऊपर बहुत भारी पड़ जाएगा। क्यों? सही है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे बिना किसी देरी के, और टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। पता है, एक टॉप सीक्रेट बात, ऐसा कई बार होता होगा, आप या आपका दोस्त एक दूसरे से बात करते होगे तो कहते होगे यार उसकी आवाज़ ना बड़ी अच्छी है, जब बात करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लोग कहते हैं। आपने सुना भी होगा। उसकी आवाज़ मतलब किसकी मैं बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट एनी फीमेल, किसी भी फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली गर्ल फीमेल, वही मैं बात कर रहा हूँ। और एक ग्रुप है मेल। तो ऐसा लोगों का मानना है, बुक्स में भी रिटन है, साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि गर्ल्स का जो साउंड होता है, फीमेल की जो वॉइस होती है, वो कंपेरेटिव टू मेल वॉइस ज़्यादा अच्छी होती है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि मेल की वॉइस खराब होती है, मैं कह रहा हूँ कि फीमेल की वॉइस कंपेरेटिव टू वॉइस ज़्यादा अच्छी होती है। उसके पीछे वजह है, और उस वजह का नाम क्या है? उस वजह का नाम है पिच। क्या नाम है भाई? पिच नाम है उस वजह का, ठीक है। तो ये दिमाग में बना के रखना कि पिच उस वजह का नाम है। अब समझो कि ये पिच होता क्या है। एक लाइन में डेफिनेशन पहले समझ लो। पिच का मतलब होता है साउंड की एक ऐसी क्वालिटी जो दो आवाजों को अलग करने में आपकी हेल्प करे। जैसे मान लो मैं भी बोल रहा हूँ और आप भी बोल रहे हैं, हम दोनों एक साथ बोले, साउंड इज एन एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं, और दोनों साथ में बोलेंगे। तीसरा आदमी जब हम दोनों को सुनेगा तो वो भले ना बता पाए कि कौन किसकी आवाज है, लेकिन ये जरूर बता लेगा कि ये दो लोग हैं। मतलब एक आदमी तो नहीं है, एक से ज्यादा ही है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट इट दिस साउंड बिलोंग्स टू मोर देन वन पीपल। ऐसा वो समझ जाएगा। वो जिस क्वालिटी के बिहाफ पे समझा है उसी का नाम पिच होता है। क्या नाम होता है? पिच होता है। तो दैट इज व्हाट द पिच आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वही यहाँ पे लिखा है कि आवर ब्रेन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड बेस्ड ऑन देयर पिच। पिच के बिहाफ पे ही वो डिस्टिंग्विश कर पाएगा। पिच इज द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड दैट आवर ब्रेन इंटरप्रेट एज इट्स क्वालिटी। मतलब हमारा ब्रेन उसको क्वालिटी की तरह ट्रीट करेगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना। पिच को दो टाइप में कैटेगराइज किया है मैंने, एक होता है हाई पिच, एक होता है लो पिच। याद रहे कि अगर कभी ऐसा आपको मिलता है कि हाई पिच है, तो हाई पिच का डेफिनेशन क्या होगा? हाई पिच करस्पॉन्ड्स टू हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी, लो वेवलेंथ, ठीक है ना। और लो पिच क्या होता है? लो पिच करस्पॉन्ड्स टू लो फ्रीक्वेंसी, लो एनर्जी और हाई वेवलेंथ। ये कैसे आया मैं आपको समझाता हूँ, बस ध्यान से देखना। देखो, जो फीमेल है उनका पिच हाई होता है और जो मेल है उनका पिच लो होता है। इसीलिए यहाँ अ फीमेल वॉइस जनरली हैज अ हायर पिच देन द मेल वॉइस, यहाँ पे लिखा है मैंने। और यही वजह है कि उनकी आवाज कंपेरेटिव टू मेल ज्यादा अच्छी होती है। ये भी क्लियर हो गया। अब मैं पहचानूंगी कैसे, ये समझाता हूँ, डायग्राम बना के दिखाता हूँ। यहाँ बनाना ठीक नहीं होगा, कहाँ बनाए, कहाँ बनाए, यहाँ ऊपर बनाते हैं। ये देखो, ये साइड में, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा कंपेयर कराना है, तो बस देखते जाना। ये ऐसे 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 ऐसे, ये एक डायग्राम है, और एक डायग्राम और मैं बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। ऐसे ऐसे ऐसे। अब इन दोनों ही डायग्राम को देखो, ये वेव वेव डिस्टर्बेंस वाली लाइन है और ये टाइम वाली लाइन है। इन दोनों ही डायग्राम को देखो तो ये है हाई पिच
और ये है लो पिच, यानी ये फीमेल का है और ये मेल का है। ठीक है, समझ में आ गया? डायग्राम बना लेना, ऐसे लिख भी देना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो जिसका हाई पिच है, हाई पिच किसका है? फीमेल का, यानी कि जब हाई पिच होगा, पी हमारा हाई होगा, एरो ऊपर मतलब हाई, तो हाई पिच के केस में क्या दिख रहा है आपको? इन दोनों को कंपेयर करो तो देखो, हाई पिच वाले में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये तो है ना, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन। मान लो यहाँ तक पूरा का पूरा 1 सेकंड है, टाइम वाली लाइन है ना, तो ये 1 सेकंड यहाँ पे होगा, तो यहाँ भी 1 सेकंड होगा ऐसे, इस लाइन पे भी। तो यहाँ देखो 1 सेकंड में एक बार घुमा, फिर एक 2 बार, फिर एक 3 बार, फिर एक 4 बार, 4 साढ़े 4 बार घुमा है, यानी 4 एंड हाफ कंप्लीट साइकिल बोल सकते हो, तो 4 कंप्लीट साइकिल बोल सकते हो उसी 1 सेकंड में। जबकि यहाँ पे देखो तो केवल ये भाई साहब एक बार घूमे हैं और दूसरा बार इनका हाफ भी नहीं पूरा हो पाया उसी 1 सेकंड में, यानी इसका नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा है, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब जिसका पिच हाई होगा उसका फ्रीक्वेंसी हाई होगा, क्या होगा? फ्रीक्वेंसी हाई होगा। अच्छा, आपको याद होगा मैंने फ्रीक्वेंसी समझाया था कि अगर आपके फादर आते हैं और आपको 20 थप्पड़ मारते हैं, जस्ट एग्जांपल, या किसी को 20 थप्पड़ मारते हैं, तो जब 20 थप्पड़ मारेंगे तो वो 1 सेकंड में अगर वो 20 थप्पड़ मारे हैं तो वो उनकी फ्रीक्वेंसी होगी। इमेजिन करिए कि उनके मारने से मम्मा भी इंस्पायर हुई, सोचिए अब मैं भी उड़ाऊंगी इसको, ठीक है ना, कुछ ज्यादा बदमाशी कर रहा है आजकल, फोन से पढ़ नहीं रहा, खाली बदमाशी कर रहा है। तो मम्मा आई, मम्मा ने क्या किया कि मम्मा ने 1 सेकंड में 50 थप्पड़ मारा आपको, 1 सेकंड में 50 थप्पड़, ठीक है, जड़ डाला एकदम तड़ 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 तड़। तो आप सोचो, मम्मा और पापा में एनर्जी किसकी ज्यादा हुई? वो तो 1 सेकंड में 20 ही थप्पड़ मारे थे पापा, और मम्मा ने तो आपको 50 थप्पड़ उड़ा दिया। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि मम्मा की एनर्जी ज्यादा है। सोचना ध्यान से, मम्मा की एनर्जी ज्यादा है, मम्मा ने 50 थप्पड़ मारा था, मतलब मम्मा की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, इसका मतलब मम्मा की एनर्जी भी ज्यादा हुई। तो यहाँ से एक क्लू निकल गया, क्लू ये निकला कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो वही मैंने कहा कि हाई पिच, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी। अब हाई एनर्जी में क्लू और है क्या? आप देखो, जहां पे हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी वाली बात है, तो इसकी देखो वेवलेंथ कितना है, ये छोटा सा वेवलेंथ है, यहां से यहां तक, वन कंप्लीट साइकिल की लेंथ वेवलेंथ। जबकि इसका वेवलेंथ देखो क्या है, यहां से लेके यहां तक है। तो इसका मतलब इसका वेवलेंथ छोटा है, इसका वेवलेंथ बड़ा है, यानी कि जब हाई पिच होता है तो वेवलेंथ छोटा होगा, तो वही मैं यहाँ पे बगल में ऐड करूंगा कि लो वेवलेंथ। समझ गए? तो हमारा पॉइंट हो गया कि हाई पिच हाई एनर्जी, सॉरी, हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी, हाई एनर्जी लो वेवलेंथ, वही यहाँ पे लिखा है, आप देख पाओगे यहाँ पे, अच्छा समझ जाओगे। यही वाइस वर्सा हम लो पिच के लिए बोल दें कि लो पिच मतलब लो फ्रीक्वेंसी, मतलब लो एनर्जी, मतलब हाई वेवलेंथ। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में होना चाहिए। एमसीक्यू असर्शन रीजन यहीं से बनेंगे और बहुत अच्छा आप कर पाएंगे, इसीलिए बहुत ध्यान से इसको करिएगा, काम का है ये, एकदम इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, चला गया काम, एकदम समझ में आ गया। चलो, पिच का काम किया आपने, अब आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया एम्पलीट्यूड और लाउडनेस। एम्पलीट्यूड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कैरेक्टरिस्टिक में वहां दिखाया था मैं, पर एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ये अगर वेव है तो इस वेव में ये जो क्रेस्ट तक की हाइट थी, यही था ना क्रेस्ट, या ये जो ट्रफ तक की हाइट थी, ये वाला जिसे आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, ठीक है ना, तो उसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो डेफिनेशन हो जाता है कि एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डन बाय द वेव पार्टिकल एबव और बिलो द मीन लाइन। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, बता ही चुका हूँ, तो ये सिंपल वही कवर कर दिया, दोबारा हमने ए से डिनोट करेंगे, मालूम ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये याद रखना है लाउडनेस को समझने के लिए कि भाई लाउडनेस जो है ना, वो दैट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड। हाई एम्पलीट्यूड हाई लाउडनेस, लो एम्पलीट्यूड लो लाउडनेस, मतलब दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, तो इसको नोट कर लेना। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लाउडनेस को डेसिबल में मेजर किया जाता है, इसकी यूनिट डीवी होती है, डीवी लिखते हैं, डेसिबल में मेजर किया जाता है। क्रिकेट स्टेडियम में आपने सुना होगा, तो टीवी भी देखते हो तो क्या बोलते हैं कि अरे भाई आज इस क्रिकेट स्टेडियम में 126 डीवी का साउंड रिकॉर्ड किया गया, बहुत जो जो वहाँ पे गैदरिंग हुई थी वो लोग खूब चिल्लाए, बहुत एंजॉय किया और इतनी डीवी का साउंड हुआ। हालांकि ये डेंजरस होता है। आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप बताओ नॉर्मल ह्यूमन हियरिंग रेंज, अब ये ना कहना कि 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, वो तो होता है, मैं डीबी में पूछना चाह रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ नॉर्मल ह्यूमन हियरिंग रेंज कितने डीबी का होता होगा, है ना, मतलब इंसान, हम आप इंसान नॉर्मली कितने डीबी तक हम सुन सकते हैं और कितना डीबी सुनना चाहिए, और मिनिमम कितना सुन सकते हैं, ये 3 सवाल का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर आंसर। ठीक है,
बाकी ठीक है, यहाँ पे एक बार दोबारा पढ़ लीजिए आप, आपको सारी चीज़ें समझ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे बोला है कि एम्पलीट्यूड डज नॉट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड से क्वालिटी ऑफ साउंड नहीं बदलता है। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि आप मेरी आवाज़ सुन ही रहे होंगे अपने मोबाइल फ़ोन में, डिजिटल डिवाइसेस में। अब वॉल्यूम बढ़ा देने से मेरी आवाज़ थोड़ी ना बदल जाएगी, वॉल्यूम बढ़ा देने से बस मेरी आवाज़ थोड़ी लाउड हो जाएगी, है ना? क्वालिटी नहीं बदलेगा। अगर मेरी आवाज़ अच्छी है तो अच्छी ही लगेगी, गंदी है तो गंदी ही लगेगी, पर लाउडनेस बढ़ जाएगा। तो वही इन्होंने कहा है कि एम्पलीट्यूड क्वालिटी को नहीं बदल सकता है, क्वालिटी को चेंज नहीं कर सकता है, ना ही उसे डिटरमाइन करता है। ये सिर्फ और सिर्फ लाउडनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, वही लिखा है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म और आ गया कि ये टिम्बर क्या होता है, क्वालिटी ऑफ साउंड, टिम्बर। तो टिम्बर का अगर कोई पूछे तो टिम्बर को सिंपली ऐसे बताओगे, सर इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड दैट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड। ये क्वालिटी ऑफ साउंड ऐसी क्वालिटी ऑफ साउंड है जो दो साउंड को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। अब आप अपने मन में कहेंगे ये तो पिच था, पिच भी यही करता था, लेकिन पिच नॉर्मली दो साउंड को डिस्टिंग्विश तो करता था। टिम्बर ऐसी दो साउंड को डिस्टिंग्विश करता है जिनका पहले से पिच सेम हो, लाउडनेस सेम हो, यानी सेम पिच और लाउडनेस वाली साउंड को डिस्टिंग्विश करने में हमारा कौन हेल्प करता है, टिम्बर। और टिम्बर का दूसरा नाम, खुद नाम ही उसका क्वालिटी ऑफ साउंड है। समझ गए ना? तो ये अपने दिमाग में बना के रखना। इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, विल कम इन योर एग्जाम, बी प्रिपेयर्ड विद दैट वन। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ें। बहुत शानदार, आप बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हैं, उम्मीद है कि प्रॉपर नोट कर रहे होंगे। कोई दिक्कत है लेट मी नो, ठीक है ना? सेशन पसंद आ रहा है, स्मैश द लाइक बटन, एंजॉय द सेशन, राइट इनटू योर कॉपी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, बड़ा सारा कंटेंट है अभी समझाने के लिए। अब ये समझो कि मान लीजिए ये यहाँ पे एक डोर है, डोर नहीं एक कमरा है, ठीक है ना? एक कमरा है, चारों तरफ से बंद है, बस यहाँ से एक होल है जो आवाज बाहर जा सकती है, और यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है? यहाँ दरवाजा था, दरवाजा उसने बंद कर दिया है, ऐसा समझो। अब यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ से कुछ बोलेगा, तो जब ये बोलेगा तो इसकी आवाज ऐसे बाहर जाएगा, कुछ ना कुछ बाहर जाएगा, तो पर सेकंड आवाज जाएगा। लेकिन मान लो ये नजदीक होके यहाँ पे जाके बोले, जितना तेज यहाँ चिल्ला रहा था उतने तेज यहाँ चिल्लाएगा। तो जब यहाँ नजदीक जाके बोलेगा ना, तो इसकी वही आवाज इसी सर्टेन एरिया से, इसी छोटे से एरिया से पिछली बार के कंपैरिजन में ज्यादा बाहर निकलेगा, मतलब ज्यादा आवाज बाहर जाएगी पर सेकंड। तो यहीं से डेफिनेशन बन गया कि इंटेंसिटी इज द साउंड, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी, अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इच सेकंड। किसी एक सर्टेन एरिया से पर सेकंड मेरी आवाज कितनी पास हो रही है, उसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। आप अपने कमरे में बैठे होंगे, कोई खिड़की जंगला विंडो वगैरह कुछ होगा, तो आप बोल रहे होंगे, आवाज बाहर जा रही होगी, उसके नजदीक जाके बोलोगे, उतने तेज बोलना है, चिल्लाना नहीं है, तो पिछली बार के कंपैरिजन में आवाज बाहर ज्यादा जाएगा। क्यों? क्योंकि यू आर नियर टू दैट वन, यानी कि सर्टेन एरिया से पर सेकंड अमाउंट ऑफ एनर्जी, साउंड एनर्जी इज गोइंग आउट और दैट टू मोर। तो वही बात यहाँ पे हो गया, वही चीज इंटेंसिटी होता है। आई से इसको डिनोट करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ खास बात, म्यूजिक तो आपको पसंद होगा, यदि नहीं पसंद है तो भी, और पसंद है तो भी, मोस्टली पसंद ही होगा। तो दोनों केस में आपको जानना बहुत जरूरी है कुछ चीजें। क्या? म्यूजिक से रिलेटेड कुछ टर्म होते हैं जैसे टोन, नोट, नॉइज और मेलोडी, ठीक है ना? सबसे ज्यादा पसंद तो यही आता है, पसंद वाली चीज ही ये है। तो क्या होता है टोन? टोन मतलब होता है सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड। कोई पूछे कि टोन क्या होता है, तो आप कहेंगे सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड इज कॉल्ड एज टोन। कोई पूछे नोट क्या होता है, तो नोट क्या होता है, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी साउंड। जो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी साउंड होता है उसे नोट बोलते हैं। कोई पूछे व्हाट इज नॉइज, तो नॉइज में हम बोलेंगे एन अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड। एन अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड एज नॉइज। ये भी दिमाग में बना के रखना। और मेरे भाई अगर कोई पूछे व्हाट इज मेलोडी, तो मेलोडी मतलब ऑल द रिक्वायर्ड साउंड व्हिच मेक्स अस प्लीजेंट व्हाइल हियरिंग। वो सारी जरूरत की साउंड जो हमें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, प्लीजेंट फील कराती हैं, उसे हम मेलोडी बोलते हैं, ठीक है ना? मोस्टली इसमें म्यूजिक को रखा जाता है, ये ध्यान में रखना। बाकी तो आप डेफिनेशन स्क्रीन पे लिखा है, देख सकते हो, नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना? ये पिक्चर मुझे बड़ा पर्सनली अच्छा लगा था, ठीक है ना? दैट्स व्हाई आई केप्ट ओवर हियर। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना और इसको अपना देखना, पढ़ना, समझना, तो आपको तुरंत दिखते ही मीनिंग क्लियर हो जाएगा, है ना? रिलेटेबल है डायग्राम सारा, और पॉइंट्स भी मैंने लिख दिया है, तो बहुत अच्छे से आपका 1 मार्क्स यहाँ से फिक्स हो जाएगा। चलो, तो ये भी हमने देख लिया। अब बात आता है ना मेरे भाई कि फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड, कौन कौन से फैक्टर हैं जो साउंड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना? तो वैसे हम दो तरीके से देखेंगे, एक सिंपल फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड, और एक देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर।
एयर में क्या होगा। तो ये तो जनरल है, जनरलाइज की बात करेंगे, वैसे जनरलाइज वाला मोस्टली सॉलिड को प्रेफर करता है, लेकिन फिर भी ये एयर को हम स्पेशली करके देखेंगे। तो अगर हम जनरलाइज के पर्सपेक्टिव से बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करने वाले दो मेन फैक्टर होते हैं, एक डेंसिटी और एक इलास्टिसिटी। बस नाम याद रखना है, सिलेबस में इतना ही है, बहुत डेप्थ में इसमें नहीं जाना है एज पर क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। तो फिलहाल डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी आर द टू मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये नाम रखिएगा। अब दूसरा है कि फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ, अच्छा आप ढूंढिएगा कि डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो क्या स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज या डिक्रीज होगा, याद रहे सॉलिड की बात कर रहे हैं उस केस में। और इलास्टिसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने से क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये भी करिएगा। ना पता चले मुझे बताना, मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा आंसर ऑफ दैट वन। एक लाइन का आंसर है, तो बस जस्ट आपको क्वेश्चन के लिए छोड़ रहा हूँ। अब ये है कि डेंसिटी, ये जो फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर, एयर में क्या होता है, तो एयर में ये 5 फैक्टर होते हैं, डेंसिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर और विंड, ये होते हैं 5 फैक्टर। इन पांचों फैक्टर का नाम रखना, एग्जाम में पूछेगा, तुरंत बता देना, फुल मार्क्स मिलेगा पक्का। दिक्कत ये है कि ये याद नहीं होता, तो आपके घर में टीवी लगा है, मैं याद करा देता हूँ अगर टीवी लगा होगा तो कोई नहीं, ऐसे भी याद करा देंगे भले टीवी ना लगा हो। टीवी से याद है, आप डीटीएच जानते हो, डीटीएच एंटीना पहले घरों में लगता था, उस डीटीएच एंटीना लगता था, उसी से लाइक कनेक्शन बनता था, चैनल आते थे, टीवी में शो आता था, लोग देखते थे। तो वो डीटीएच एंटीना ना कभी कभी हिल जाता था, तो उसको सही करना पड़ता था, फिर चैनल पकड़ता था, फिर चीजें होती थी। तो मान लीजिए कि डीटीएच लगा हुआ है, अब उस पर बर्ड बैठ गई तो हिल जाएगा, और अगर कहीं विंड चलने लगा, विंड मतलब हवा का झोंका, तो भी वो हिल जाएगा। तो वहीं से हमने एक कॉन्सेप्ट निकाल दिया एक शॉर्टकट में कि डीटीएच पे 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 यानी कि सिंपल पी ही रखो, विंड, डीटीएच पे विंड, दिमाग में बना कर रखना, क्या मैंने बोला, डीटीएच पे विंड। तो डीटीएच पे अगर विंड लगेगा तो वो खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, दिक्कत करेगा। तो फिलहाल ये हमारे लिए क्लू हो गया और हम बना लिए क्या, डीटीएच पे विंड। अब ये शब्द याद रखना, 2-3 बार बोलो, डीटीएच पे विंड, डीटीएच पे विंड। अब यहाँ देखो, डी मतलब डेंसिटी, टी मतलब टेम्परेचर, एच ह्यूमिडिटी, पी प्रेशर, और विंड तो विंड है ही, वही पांचों यहाँ पे लिखा है। तब याद करने में भी दिक्कत नहीं है, शॉर्टकट अप्लाई करिए, डीटीएच पे विंड। जुगाड़ मेरे पास बहुत सारा है, तरीका पसंद आया हो तो भूलो मत, लाइक करो, लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, हाँ करवा भी देना 2-4 लोगों से चलिए जोक्स अपार्ट, पर हाँ जोक्स पार्ट है फिर भी कराना ठीक है। तो डीटीएच पे विंड फिलहाल यहाँ पे हो गया, और उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा, ठीक है ना, समझ में आया होगा। चलें आगे बढ़ें। अब आ गया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो बहुत जल्दी जल्दी इसको हम कवर कर दे रहे हैं, बहुत सिंपली बातें हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मतलब कि जब कभी साउंड बाउंस बैक करती है इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द स्मूथ एंड हार्ड सरफेस, तो उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बिल्कुल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरह है। इसके भी 2 लॉ होते हैं, एक होता है इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड एंड नॉर्मल, ऑल 3 लाई ऑन द सेम प्लेन, याद कर लीजिएगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी आपका होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए ये स्मूथ एंड हार्ड सरफेस है, इधर से कोई साउंड आके स्ट्राइक करती है, इसका नाम रख दीजिए इंसिडेंट साउंड, ठीक है ना, आई एस लिख दूं, और यहां से ये रिफ्लेक्ट करके इधर जाएगी, इसका नाम हो गया रिफ्लेक्टेड साउंड, ये मैंने लिख दिया। और पता है आपको कि जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, यानी कि यहाँ पे एक डॉटेड लाइन होगा जैसे नॉर्मल बोलेंगे, तो वो मैंने बना दिया, और यही पूरा डेफिनेशन हमारा बन जाता है, और यहीं पे हमारा लॉ बन जाता है कि ये इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड एंड नॉर्मल, ऑल 3 विल लाई ऑन द सेम प्लेन। अब यहाँ पे एक एंगल बनेगा, एंगल आई, ये एंगल बनेगा एंगल आर, तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, और इस तरीके से ये टॉपिक भी हो गया बेकार, यानी कि आप समझ गए और काम आपका हो गया, लोहा लोहा, समझ गए, बहुत शानदार। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है इको, तो आपने ऐसे बहुत लोगों को सुना होगा ना, लोग बोलते होंगे, जैसे मान लीजिए मैंने बोला साउंड, तो मेरी आवाज ऐसे जाए, साउंड 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 साउंड, कई बार सुनाई पड़े, तो उसी को लोग इको बोलते हैं। देखो ये भाई साहब यहाँ पे चिल्ला रहे हैं कुछ, इनकी आवाज बार बार इनको सुनाई पड़ने की मतलब फीलिंग आ रही होगी आपको। चलो, तो इको होता क्या है, वैसे इको का मतलब होता है कि इको इज द साउंड रिटर्निंग बैक टूवर्ड द सोर्स आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जैसे आप किसी कमरे में बैठे हो, तो आप जब बोलोगे ना, तो आपकी आवाज कमरे की दीवार से टकराएगी और लौट के आप तक, आपके पास तक वापस आएगी, उसी को इको बोलते हैं। यानी एक बार टकराना और फिर लौट के आपके पास आना, उसी को इको बोलते हैं। लेकिन कई बार जैसे कि हो सकता है जहां अभी आप बैठे हो वहां पे इको सुनाई ना पड़ रहा हो, मतलब आप कमरे में चिल्लाओगे, बोलोगे, पर वो आवाज
टकराएगी तो और आपको सुनाई भी पड़ेगी, पर आपको मालूम नहीं चलेगा, वो फील नहीं आएगा कि गूंज रहा है। पर वही खाली कमरा होता, नया नया प्लास्टर हुआ होता, एकदम कोई सामान कमरे में ना हो, फिर जाके बोलोगे तो आपको इको सुनाई पड़ेगा। किसी लंबी पतली कॉरिडोर में बोलोगे, चिल्लाओगे तो इको सुनाई पड़ा होगा। फील किया होगा आपने, बताइए किया है कि नहीं किया? किया है ना? ठीक है, तो उसी को इको बोलते हैं। वहां पे एक ही बार रिफ्लेक्शन हो रहा। अब सवाल ये आता है कि सर, जब आप ये कह रहे हो कि मैं अभी कमरे में बैठा हूं, अभी भी मेरी आवाज टकरा रही होगी और मेरे पास लौट के आ रही होगी, तो इसको भी तो इको ही बोलेंगे ना, क्योंकि इको मतलब टकरा के वापस आना, एक बार रिफ्लेक्ट होना, वही इको अभी आपने बताया। तो टकरा तो अभी भी रहा है, तो मुझे इको सुनाई क्यों नहीं पड़ रहा है? तो वही बात है ना कि इको सुनाई पड़ने के लिए दो कंडीशन बहुत जरूरी है, वरना इको होगा तो पर सुनाई नहीं पड़ेगा, फील नहीं कर पाओगे एज ए ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना? अगर आप फील करना चाहते हो तो देयर आर टू कंडीशन व्हिच इज मैंडेटरी टू मेंटेन। ठीक है ना? पहले कंडीशन का नाम है मिनिमम टाइम कंडीशन, ठीक है ना, फॉर द इको, और वो टाइम कंडीशन है कि 0.1 सेकेंड ये लगना पड़ेगा कम से कम। आपकी जो ओरिजिनल आवाज है और टकरा के बाद जो आवाज लौट के आती है, वो दोनों आवाज के बीच का जो डिफरेंस है, यानी जो टाइम है, वो मिनिमम 0.1 सेकेंड या उससे ज्यादा होना चाहिए। तब जाके आपको एक अच्छा इको सुनाई पड़ेगा। पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। और दूसरा एक कंडीशन और इन्होंने बताया, जो कि इसी टाइम के ऊपर ही डिपेंड करता है। इन्होंने कहा कि जहां आवाज आप बोल रहे हो, यानी कि सोर्स, यानी कि मैं, और जहां से मेरी आवाज टकरा रही है, यानी कि दीवार, यानी कि रिफ्लेक्टर, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जहां से लौट के आ रहा है, तो सोर्स और रिफ्लेक्टर के बीच में अगर मिनिमम डिस्टेंस 17.2 मीटर है, तब जाकर के आपको इको बहुत अच्छे से सुनाई पड़ेगा। ये दो कंडीशन है, कीप इन योर ब्रेन। ठीक है ना? ये याद रखिएगा। और हाँ, एक टॉप सीक्रेट बात कि ये जो 0.1 सेकंड का टाइम है, जो मैंने अभी यहाँ हाईलाइट किया, उसका नाम होता है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, यानी उसको परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग बोलते हैं। कोई पूछे व्हाट इज परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, तो आप बोलेंगे कि यस वी ऑल नो दैट कि साउंड यूज्ड टू टेक 0.1 सेकंड और लेस टू रीच फ्रॉम द सोर्स टू द रिसीवर, ये मिनिमम टाइम होता है जो लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। बाकी इससे ज्यादा अगर लेगा तो हमें इको सुनाई पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से, ये भी मैंने बताया था। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द डेटा। स्क्रीन पे जो कंटेंट है आप देखिए, पढ़िए, कॉपी में नोट करिए, और जरूरत लग रहा है तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए भैया, खैचा है। ठीक है ना? आगे बढ़े, चलिए। थोड़ी स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ, हाँ मैं मानता हूँ, क्योंकि इस समय को भी ध्यान में रखना है, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए अच्छी तरीके से, और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट में कवर कर ले जाऊँ, यही मेरी कोशिश है। क्यों? 47 मिनट की लगभग क्लास हो चुकी है, लेकिन ठीक है, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो मुझे मजा भी आ रहा है, नो प्रॉब्लम विद दैट। अगला टॉपिक है रिवर्बरेशन। ठीक है ना? बहुत शानदार टॉपिक है। जैसे इको होता है ना, वैसे रिवर्बरेशन होता है। क्या होता है रिवर्बरेशन? याद रहे मेरे भाई, जैसे ये डायग्राम देखो, इसी में मैं समझा दे रहा हूँ, फिर पढ़ लेना उसको। यहाँ पे एक आदमी है जो सोर्स का काम कर रहा है, यानी कि ये बोल रहा है। यहाँ पे एक दूसरा आदमी है जो रिसीवर का काम कर रहा है, यानी कि ये सुन रहा है। अब इन्होंने कोई आवाज बोली और ये आवाज सीधे ऐसे गई और इनको सुनाई पड़ा। इसको आप ड्राई साउंड बोल सकते हो, मतलब सीधे सुनाई पड़ा। जैसे मैं बोलूं डायरेक्ट आप सुन लो, वो ड्राई साउंड हो गया। लेकिन मैंने कोई आवाज बोला, कोई साउंड मैंने प्रोड्यूस किया, वो साउंड गया और पहले दीवार से टकराया, फिर लौट के इनके पास आया, तब इन्होंने सुना। तो एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, सिंगल रिफ्लेक्शन, एक बार टकराया, तो इसी का नाम इको होता है। इसीलिए लोग कहते हैं इको मतलब सिंगल रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? सिंगल रिफ्लेक्शन। लेकिन बाकी सारे साउंड देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सभी लोगों को देखो, एक बार यहाँ 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 टकराने के बाद फिर दोबारा ये लोग टकरा रहे हैं। ठीक है ना? फिर दोबारा टकरा रहे हैं, यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जब एक से ज्यादा बार रिफ्लेक्शन होता है तो उसी का नाम क्या हो जाता है? रिवर्बरेशन। दैट इज व्हाई इट इज मेंशन ओवर हियर कि रिवर्बरेटेड साउंड यहाँ पे है। ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखना। अब एक बात बताओ, मान लो मैं कोई चीज बोल रहा हूँ और मेरी आवाज 2-3 बार दीवार में टकराए और तब आपके पास सुनाई पड़े, या जो कमरे में बैठा हो उसको सुनाई पड़े, तो आपको नहीं लगता कि टकराएगा, जब बार बार टकराएगा, स्क्रीन पे देखो यहाँ पे, ये बार बार टकराएगा तो इसका लॉन्ग रूट हो जाएगा, रास्ता लंबा हो जाएगा, तो उसको ट्रेवल करने में टाइम लगेगा, साउंड को ट्रेवल करने में टाइम लगेगा। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि इसका मतलब जब मैं बोलूंगा तो वो आवाज जब जाएगी, टकराएगी, तब पहुंचेगी, तब तक तो मैं बोलना बंद कर चुका हूँ। बिल्कुल सही। इसीलिए कहा जाता है रिवर्बरेशन एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हमारी साउंड जो है वो इन्वायरमेंट में तब भी परसिस्ट करती है जब हम बोलना बंद कर देते हैं। स्टेटमेंट होता है कि रिवर्बरेशन इज द केस इन व्हिच साउंड विल परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट इवन आफ्टर द सोर्स हैज स्टॉप प्रोड्यूसिंग द साउंड। ठीक है ना? सोर्स ने साउंड प्रोड्यूस करना बंद कर दिया होगा, तब भी वो आवाज वहां पे होगी।
क्लियर। अब आप इसको पढ़ लीजिए कि रिवर्बरेशन एक रिपीटेड रिफ्लेक्शन हो साउंड है, ठीक है ना, ऑफ द साउंड है, रिजल्ट इन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड फॉर द लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक साउंड रहता है। इट कैन बी ऑब्जर्व इन अ लार्ज रूम ऑडिटोरियम वेयर द साउंड परसिस्ट इवन आफ्टर सोर्स हैज स्टॉप प्रोड्यूसिंग द साउंड। वही जो मैंने अभी बोला वो लिखा हुआ है। तो उम्मीद है ये बातें भी क्लियर हो गई होंगी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। चलिए फिलहाल अब आगे और बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन का कुछ एग्जांपल बता दीजिए यूज। तो ये आप देखे होंगे, मेगाफोन लोग कहते होंगे ना, ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं कि आपने देखा होगा, बोलते हैं ट्रैफिक वाले कि जल्दी वहां से हटो, जल्दी वहां से हटो। तो ये वही मेगाफोन है। ये हॉर्न है, जो आइसक्रीम बेचने वाला आता है तो ये भोपू ऐसे बजाता है, भोपू ना बोलना, हॉर्न उसका नाम है। साउंड बोर्ड ये सिनेमा हॉल में आपको मिलेगा। साउंड बोर्ड दीवार के बगल में ऐसे एक बोर्ड लगाया जाता है कर्व शेप में, ताकि साउंड इक्वली पूरे कमरे में डिस्ट्रीब्यूट हो और अच्छे से सुनाई पड़े, तो वो साउंड बोर्ड होता है। ये आप हेयरिंग एड आपने सुना होगा, लोग कानों वानों में लगाते हैं, तो हेयरिंग एड है। और भी डिवाइसेस में यूज किया जा सकता है, वन ऑफ द गुड एग्जांपल। स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स यूज करते हैं, पता ही होगा। तो दैट आल्सो यू वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एक एक करके सारा एग्जांपल लिख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर आता है कि ह्यूमन हियरिंग रेंज क्या होता है। हियरिंग रेंज फॉर अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग, तो सबको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग का जो रेंज है, हियरिंग रेंज, वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज है, ये याद रखिएगा, ठीक है, भूलना नहीं है। 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। अब इसमें ये मैंने मेंशन कर दिया है, दिमाग में बना के रखना। पर ये ऐसा बोला जाता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, इन्फेंट होते हैं, वो चाहे इंसान के हों या जानवर के, ठीक है, उनके पास ये हियरिंग रेंज की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी 20 किलो हर्ट्ज तक नहीं, बल्कि अप टू 25 किलो हर्ट्ज होता है। ये अलग से नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है, अलग से याद रखना। और ये 20 हर्ट्ज के नीचे भी जाता है, समटाइम ये 5 हर्ट्ज तक जाता है, ठीक है ना, 5 हर्ट्ज, पर किसी किसी में 10 हर्ट्ज भी हो जाता है। तो ये फिक्स नहीं करेंगे, पर ये वाला हम फिक्स लेकर के चलते हैं कि अप टू 25 किलो हर्ट्ज होगा। एज के बढ़ने के साथ साथ ये घटता रहता है, मतलब ऐसे डिक्रीज होगा, दोनों तरफ से डिक्रीज होगा, ठीक है ना, ये घटता रहेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई अभी हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, उसकी हियरिंग कैपेसिटी 20 हर्ट्ज है, आप हैं, मैं हूं। अब हमारी एज जैसे जैसे बड़ी होगी, यानी ज्यादा होगी, अब जैसे जैसे हम बूढ़े होंगे, तो हमारे सुनने की कैपेसिटी घटती जाएगी, यानी 20 किलो हर्ट्ज से 18 किलो हर्ट्ज हो जाएगा, कभी 15 होगा, फिर 12 होगा, और इस तरीके से घटता हुआ चला जाएगा। ये फैक्ट बताते हैं, तो दिमाग में बना के रखना। अब सवाल ये आता है कि जो ये आपने अभी लिखा है ना कि 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स, तो याद रहे 20 किलो हर्ट्स से ऊपर की सारी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, अल्ट्रासोनिक वेव या अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी, जो भी कहिए, अल्ट्रासोनिक साउंड भी बोलते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव हैव द फ्रीक्वेंसी अबव 20 किलोहर्ट्ज, ठीक है। वहीं अगर हम 20 हर्ट्ज के नीचे की बात करें, तो उसे इंफ्रासोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक वेव या फिर इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है, कोई पूछे तो आप बताएंगे कि इंफ्रासोनिक वेव या इंफ्रासोनिक साउंड आर दोज वेव और साउंड व्हिच हैव द फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज। कीप इन योर ब्रेन। सवाल ये आता है कि इंफ्रासोनिक वेव कौन से जानवर प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसमें पहला नाम आता है एलिफेंट का। पीजेंस कुड आल्सो बी देयर, ठीक है ना। वेल, वेल का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो वेल इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल जो ये सारी साउंड प्रोड्यूस करती है। कौन सा? इंफ्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड कौन प्रोड्यूस करता है? वैट, दिख ही रहा होगा यहाँ पे, ये डॉल्फिन है। ये मछली को देख के वेल मत बोल देना, ये डॉल्फिन है, ठीक है ना। डॉल्फिन, स्पेलिंग सही है कि नहीं है चेक कर लेना प्लीज एक बार, ठीक है ना। तो ये डॉल्फिन है, ये भी प्रोड्यूस करती है। रैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल फॉर द सेम। रैट के बारे में याद रखना कि ये जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, ये खेलने के लिए प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नोट कर लेना सारा पॉइंट जो जो मैंने बताया। थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ टाइम को ध्यान में रखते हुए, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट सारा है, तो आप नोट कर लेना। वीडियो को पॉज करके रोक करके देख लेना, लिख लेना, फिर कंटिन्यू करना। चलो आगे बढ़े। अब अगला आता है, और यही लास्ट टॉपिक है हमारे आज के सेशन का, और वो है सोनार टेक्नोलॉजी। तो सोनार टेक्नोलॉजी क्या होता है? सबसे पहले याद रखना, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है ना। और ये अल्ट्रासोनिक वेव को यूज करता है ये टेक्नोलॉजी। ऐसे यहाँ पे एक शिप की तरह, जैसे आपको दिख रहा है ऐसा शिप होगी, नीचे यहाँ पे एक डिवाइस लगा होता है। बेसिकली क्या होगा, वो शिप कुछ अगर ऐसे है, यहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूँ, बाकी ऊपर ऐसे मान लेते हैं, तो यहाँ नीचे ऐसे दो ऑब्जेक्ट लगे होंगे, एक का नाम, इसका नाम मान लो ट्रांसमीटर होगा, और इसका नाम क्या होगा? डिटेक्टर होगा। ये भेजेगा। अब मान लो नीचे कोई एक अच्छे ऐसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसे चीज है, यहाँ मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इसको डिटेक्ट करना है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से ऐसे वेव भेजेगा, ठीक है ना, और यहाँ से ये रिसीव कर लेगा डिटेक्टर, ठीक है ना। और ये अल्ट्रासोनिक वेव होगी, और इसी की हेल्प से हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट नीचे है या नहीं है, ठीक है ना।
कोई सबमरीन हो, कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई इस तरीके से ऑब्जेक्ट हो, किसी को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। साउंड और अल्ट्रासोनिक वेव क्या होता है बता ही चुका हूँ, तो आपने देख ही लिया है। अब एक बात ध्यान में ये रखना है, इसे थोड़ा मत देखिएगा, ये बेकार डेटा है, ये कट कर दीजिएगा, पुराना वाला यहाँ पे गलती से पेस्ट हुआ है शायद, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो बाकी ठीक है, यही हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि साउंड जब नीचे यहाँ से आता है ऊपर जाता है, तो यहाँ से नीचे जाने में कितनी डिस्टेंस कवर किया होगा, डी। अब वही डी डिस्टेंस गया तो लौट के आया भी तो होगा डी, क्यों? तो इसका मतलब इसने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया, अगर उसको कैपिटल डी बोलूं तो टोटल डिस्टेंस विल बी 2d, डी प्लस डी यानी कि 2d। और स्पीड आपको पता ही होगा क्योंकि आपने भेजा है, डिवाइस आपका है, तो आपको स्पीड ऑफ साउंड पता ही होगा, अल्ट्रासोनिक वेव। और टाइम आप नोट कर लेंगे, तो इसका एक रिलेशन बन गया, फार्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से क्या होगा, डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्टेंस का फार्मूला आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। पर आपने कहा जो आपने डी लिखा है वो 2d है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस है, तो 2d इक्वल टू एस इंटू टी। तो यहाँ से एक फार्मूला मिल जाएगा, d इक्वल टू एस इंटू टी अपॉन 2। यही होता है सोनार के केस का फार्मूला, स्मॉल डी इज इक्वल टू एस इंटू टी अपॉन 2, याद रहे। वेयर ये डी क्या है, डी है या तो आने का या तो जाने का डिस्टेंस, दोनों का नहीं, आने जाने का नहीं है, क्योंकि आने का भी डी ही है, जाने का भी डी है, जितना आ रहा है उतना जा रहा है। तो हम केवल एक डेप्थ निकालेंगे ना, मान लो हमको कहे डेप्थ ऑफ ओशन निकालिए, तो हम केवल डी निकालेंगे, 2d नहीं निकालेंगे। और ये जो टाइम है ये टोटल टाइम है, टोटल टाइम मतलब टाइम टू टेक, टाइम टेकन टू कम एंड कम बैक, ठीक है ना, टाइम टेकन टू गो एंड कम बैक, जाने और लौट के आने दोनों का टाइम वहां है। और एस तो स्पीड है, बाकी तो आप जान रहे कि 2 तो कांस्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 5। आई होप कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया, सारी चीजें क्लियर कर पाया, एक अच्छा रिवीजन और एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाया मैं आपका। फिर भी अगर कहीं तरीके से कोई प्रॉब्लम लग रही हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे जरूर बताना, और फिर हम दोबारा मिलेंगे, आपसे दोबारा जुड़ेंगे सेशन में, है ना। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, चीज़ें पसंद आई हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपके कमेंट से। बाकी फिर दोबारा मिलेंगे, आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना, मैं आपके साथ हमेशा हूँ।